दोस्तों, आपने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के विषय में इतिहास में अवश्य पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया था और उसमें रखी हुई सैकड़ों ज्ञानवर्धक पुस्तकों में आग लगा दी थी। दोस्तों, इतनी पुस्तकें उस विश्वविद्यालय के अंदर थी कि कई महीनों तक इसके सैनिक उन पुस्तकों को जलाकर उससे हाथ तापते रहे थे। दोस्तों, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी तबाह किया था और कई सारी बौद्ध मोनेस्ट्रीज को बिहार के अंदर तबाह कर दिया था। दोस्तों, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने कई सारे बौद्धों को और हिंदुओं को ना सिर्फ मार डाला था बल्कि उनको कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल करवाया था। तो दोस्तों, इस बख्तियार खिलजी के विषय में इतिहास में कई बार महिमा मंडन होता है। यहाँ तक कि उसके नाम पर कई सारी सरकारों ने बिहार में एक स्टेशन का नाम भी बख्तियारपुर जंक्शन रख दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई थी? इस बात के बारे में इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि यही बख्तियार खिलजी, जो महान 12,000 सैनिकों को लेकर और महान राजा के रूप में महिमा मंडित किया जाता है, इसको इतनी बुरी तरीके से एक भारत के राजा ने हराया था कि वो भागते भागते नदी में कूदकर उसको अपनी जान बचानी पड़ी थी। क्या आप लोग जानते हैं राजा पृथु के बारे में, जो असम के अंदर कामरूप के अंदर अपना एक साम्राज्य चलाते थे? क्या आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई? तो दोस्तों, इन सभी बातों के ऊपर आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ थिंग्स के इस एपिसोड के अंदर आपसे बात करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे असम और बंगाल के उस पीरियड के बारे में जिस समय असम और बंगाल पूरी तरह से बुद्ध और हिंदू हुआ करता था और ये पहला इस्लामिक इन्वेजन वहां पर हुआ था। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा असम के इतिहास के बारे में चंद सेकंड्स के अंदर। तो असम के इतिहास के बारे में दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो असम का पुराना नाम यदि हम ढूंढते हैं तो रामायण, महाभारत और पुराणों के अंदर प्राग ज्योतिषपुर के नाम से असम जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्राग ज्योतिषपुर के नाम से असम का वर्णन रामायण, महाभारत और पुराणों के अंदर उस एरिया का वर्णन है। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और उसका नाम चेंज हुआ और कामरूप हो गया। तो वो कामरूप किंगडम पर नरकासुर और उसके बाद कई सारे राजाओं ने राज किया। तो उन्हीं राजाओं में से एक राजा थे जिनका नाम था राजा पृथु, जो वहां पर राज किया करते थे। अब दोस्तों, हम राजा पृथु से एक ब्रेक लेते हैं और चलते हैं खिलजी की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो था, ये खलजी नाम की टर्किश एक ट्राइब थी, उसका हिस्सा था। वहां से वो ट्राइब सफ़र करते करते अफगान बॉर्डर पर आकर बस गई थी और वहाँ से जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए तो वहाँ से वो उनकी फ़ौज के साथ भारत आ गए। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के अंदर था उस समय इसने उसकी सेना में शामिल होने की, कुछ पोस्ट लेने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को उसने कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी। तो वहाँ से वो आगे आकर और नीचे के एरिया में बस गया। वहाँ पर बिहार के अंदर 2 गांवों की जागीर इसको दे दी गई। तो उस जगह पर इसने अपनी एक फ़ौज बनानी शुरू की और इसने एक मंसूबा अपने दिमाग में पाला कि मैं तिब्बत पर राज करूँगा, भारत पर राज करूँगा। और वो सारे मंसूबे को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू किया। तो आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों, इस आदमी ने बिहार के अंदर सबसे पहले इन्वेड किया। बिहार के अंदर काफ़ी सारे हिंदुओं की कत्ल और हत्याएं की। बिहार के अंदर 1193 के अंदर, जैसा कि हम सभी लोग पढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बौद्धों की बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय था जिसमें दुनिया भर से जो थे वो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उसी तरह का बड़ा विश्वविद्यालय था जैसे आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस नालंदा विश्वविद्यालय को इसने तबाह कर दिया। चूंकि बौद्ध शांति प्रिय होते थे, अहिंसा का पालन करते थे, तो थोड़ा बहुत ही वो उसका विरोध कर पाए। लेकिन उसके बाद इस आदमी ने पूरी तरह से बिहार के अंदर की मोनेस्ट्रीज बौद्धों की तबाह कर दी। वहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको तबाह कर दिया। उसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। उसके अंदर रखी हुई भारत के प्राचीन पारंपरिक ज्ञान की सभी किताबें इस व्यक्ति ने जला डाली।
और इस कदर जलाई, इस बेदर्दी से कि आप लोग सोचेंगे कि अंग्रेज़ों ने तो हमारे यहाँ की किताबें चुराई और उसको ले जाकर ऊपर पेटेंट करा, पढ़ा, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस मूर्ख व्यक्ति ने वहाँ पर हमारी सारी की सारी किताबें जलाई और सैनिकों को हाथ तापने के लिए दे दी। और जब सर्दी का मौसम था तो कई महीनों तक सैनिकों ने उन किताबों को जलाकर हाथ तापा। तो इस तरह से भारत के प्राचीन पारंपरिक ज्ञान का अनादर इस मूर्ख व्यक्ति ने किया। उसके बाद दोस्तों इसकी फौज आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इसने रास्ते में कई सारे लोगों को कन्वर्ट भी किया और 12,000 लोगों की फौज के साथ ये दुर्दांत हत्यारों की तरह आगे बढ़ता चला गया और काफ़ी सारे बौद्धों की हत्याएं ये करता चला गया। उस समय के यदि मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आपको दूं तो तिब्बत पिलग्रिम जो है धर्मस्वामिन कहते हैं कि तुर्क्स ने उस समय विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से मतलब ज़मीन पर गिरा दिया और पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया। उसी समय की यदि मैं और बात करूं और भी यदि आपको एक हिस्ट्री के एग्जाम्पल से यदि मैं दूं तो 17th सेंचुरी के बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ जो हैं वो लिखते हैं कि इन्वेडर्स मैसेकर्ड मैनी मॉन्क्स एट ओदांतपुरी एंड डेस्ट्रॉयड विक्रमशिला। तो काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे बौद्ध मॉन्क्स को भी इन्होंने हत्या कर दी गई। ये सारा हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज का जो बंगाल का रीजन है दोस्तों वो सारा का सारा हिंदू था। वहाँ पर एक सेन राजा हुआ करते थे जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन नाम के राजा होते थे, उनके ऊपर इसने अटैक किया और पहली बार कोई इस्लामिक इन्वेजन वहाँ पर हुआ। तो वो लक्ष्मण सेन की सेना पूरी की पूरी तरह एकदम से लड़खड़ा गई क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि बिहार की साइड से अटैक होगा जहाँ पर शांतिपूर्ण बौद्ध लोग रहते हैं, उस तरफ से यह अटैक हुआ। तो लक्ष्मण सेन पराजित हो गए और उस जगह पर पूरे के पूरे जो बंगाल का एरिया था उस पर भी इसका कब्जा हो गया। अब जब बंगाल पर बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया तो उसके बाद वो सोचने लगा, मंसूबे पालने लगा कि अब मैं पूरे तिब्बत पर कब्जा करूंगा। और इंडिया का एक रूट था जिससे इंडिया बिजनेस करता था तिब्बत के साथ और पूरा का पूरा वो जो बिजनेस रूट था वो जाता था जो आज का असम का एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, वहां से बंगाल से निकलता हुआ। तो जब इसने बिहार पे राज कर लिया, बंगाल में इसने राजा लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया, तो उसके बाद बख्तियार खिलजी के हौसले और बढ़ गए और ये आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों जब ये आगे बढ़ने लगा तो वहीं पर इसने एक असम का जो एरिया है जिसका मैंने आपको नाम बताया उस समय कामरूप था और उस समय वहाँ पर पृथु राजा राज करते थे। तो उसके जब वो बॉर्डर पर घुसा तो कुछ लोगों को वहाँ पर उसने जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया। तो उन्हीं में से कन्वर्ट होकर एक व्यक्ति अली बन गया और उस अली नाम के कन्वर्टेड व्यक्ति ने उसको रास्ता दिखाया जो कामरूप किंगडम था वहाँ का। तो धीरे धीरे बख्तियार खिलजी आगे बढ़ने लगा, लेकिन राजा पृथु जो बहुत ही महान राजा थे, नरकासुर के जो लीनियज से आए थे और वो हिंदू राजा थे वहाँ के, और उनके आसपास के ट्राइब्स भी उनके साथ हमेशा समर्थन में रहते थे, वो बहुत ही वीर थे। और उनका स्टेट जो था, जो आज का असम है, वो बॉर्डर था तिब्बत और इंडिया की। तो वो पूरा असम और नॉर्थ ईस्ट का एरिया पर उनका राज था। तो उनको उनके सैनिकों ने खबर दे दी कि इस तरह का एक अटैक यहाँ पर होने वाला है। तो उस अटैक को होने की जब उन्हें खबर मिल गई तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया कि ये आगे बढ़ें। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टेरेन, यदि कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट गए हों तो आपने देखा है बहुत ही पतली सकरी गलियां और ब्रिजेस हैं। तो वहाँ पर एक पतला सा ब्रिज था जिसको पार करने के बाद आप उस पार जा सकते थे। तो उस ब्रिज को पार करके पूरे के पूरे 12,000 सैनिक इसके बख्तियार खिलजी के आगे बढ़ गए और उसके बाद चालाकी से राजा पृथु ने पीछे से पूरा का पूरा ब्रिज तोड़वा दिया। और ब्रिज तोड़वाने के बाद भयंकर इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध इतना भीषण था कि आधे से ज्यादा सेना गाजर मूली की तरह बख्तियार खिलजी की काट डाली गई और राजा पृथु ने बुरी तरह से उसे पराजित किया। और पराजित होने के बाद वहां से वो भागा और भागकर वो भागते भागते पीछे की साइड गया जहां पर पुल टूटा हुआ था। तो आधे से ज्यादा सैनिक उसके नदी में कूद गए और बहुत सारे सैनिक वहां पर कैप्चर कर लिए गए और बहुत सारे राजा पृथु ने मार डाले। उसके बाद वो वहां से नदी में कूदकर बुरी तरह से 100 सैनिक बचे थे। आप सोचिए 12,000 सैनिकों में से सिर्फ 100 सैनिक बचे, बाकी सभी को राजा पृथु ने या तो मार दिया या कैप्चर कर लिया। उसके बाद 100 सैनिकों के साथ ये बच खुचकर जैसे तैसे रिवर के अंदर कूद गया और तैरकर उस पार वो अली जो था, जो कन्वर्ट हुआ था, जो इसी किंगडम का हिस्सा था, उसने इसकी मदद की। उसके कारण ये बचकर वापस इसकी जगह थी जहां पर इसने अपने सैनिकों को और अपने एक चीफ्टेन यानी कि एक सेनापति था जिसका नाम था अली मर्दन, उसको वहां पर बैठा रखा था। तो उस जगह पर वो वापस पहुंच गया जिसका नाम है देवकोट। तो देवकोट नाम की जगह पर वो हारा हारा बुरी तरह से डर कर
पीछे पहुंचा और जो दुर्दांत हत्यारा लाखों लोगों की हत्याएं करता हुआ आगे बढ़ रहा था, हिंदू और बौद्धों को कन्वर्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, वो इतना पृथु राजा के भय से कांप उठा कि उसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आया। नदी से जैसे तैसे जान बचा कर आया था, उसके बाद वो बीमार हो गया। कई इतिहासकार लिखते हैं कि वो सिक हो गया, मतलब पागल सा हो गया, चीखने चिल्लाने लगा। और उसी समय जब वो बीमार हुआ तो उसी के खुद के सेनापति ने, अली मर्दन ने उसकी हत्या कर दी, असैसिनेट कर दिया उसको। और अली मर्दन ने फिर वहाँ पर उसकी जगह पर बैठने के षड्यंत्र शुरू किए, फिर ये सब आपस में लड़े। तो ये वो समय था दोस्तों जिस समय पहली बार इस्लामिक इन्वेजन बंगाल, बिहार से आगे बढ़ता हुआ बंगाल और असम तक पहुंचा। तो उस समय जब ये अली मर्दन आया तो उसके बाद जो सेटलमेंट ऑफ मुस्लिम्स वहाँ पर शुरू हुआ, वो पहला सेटलमेंट था। उसके कारण बंगाल के अंदर पहली बार इस्लामिक इन्वेजन के कारण लोग आकर रहना शुरू हुए। और उसके बाद हम जानते हैं कि फिर काफ़ी सारे इस्लामिक इन्वेडर्स आए, गयासुद्दीन वगैरह भी आए, और उसके बाद सिराजुद्दौला तक की जो 1757 की पलासी की लड़ाई है, और आज भी हम देखते हैं। तो सारे जो मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं उनकी शुरुआत जो हुई है बंगाल के अंदर, वो शुरुआत हुई है इस अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन के कारण। उसके पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ, लक्ष्मण सेन का वहाँ राज था। अब दोस्तों हम बात करते हैं असम की। तो असम के अंदर भी जो एरिया है, जो उस समय कामरूप था, जहाँ से राजा पृथु ने इसको मारकर भगा दिया था, वहाँ पर राजा पृथु ने बहुत सारे लोगों को इसके मार डाला और बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लिया। तो जिन लोगों को उनने कैद किया था, बाद में उन लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी। तो जैसा कि हिंदू संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति में होता है कि उन्होंने, राजा पृथु ने उन सभी को क्षमादान दे दिया, और क्षमादान देने के बाद उनको वहाँ पर रहने के लिए स्टे भी दिया। तो फर्स्ट मुस्लिम सेटलमेंट का भी जो इतिहास में वो मिलता है असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो राजा पृथु ने जो खिलजी की सेना के छोड़े हुए सैनिक थे, कैप्चर किए हुए, जिनको माफ़ कर दिया था दया के कारण, उनको सबसे पहले वहाँ पर शरण दी। और सबसे पहला मुस्लिम सेटलमेंट असम के अंदर भी वहाँ से शुरू हुआ, जो बाद में इस कदर तक बढ़ गया था कि हम जानते हैं बांग्लादेश के समय एक जिला बांग्लादेश चला गया था। और अभी जो भी वहाँ पर सिचुएशन चल रही है बंगाल और असम में, तो वो सारी की सारी सिचुएशन की स्टार्टिंग जो है वो वहाँ से हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों ये एक हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री सभी को जानना ज़रूरी है। कई सारे राजाओं के बारे में, कई सारे इन्वेडर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में। अनफॉर्चुनेटली पहले ब्रिटिश ने, उसके पहले मुगल्स ने, और उसके बाद अभी रिसेंटली कम्युनिस्ट्स ने। लेकिन ये नहीं बताया कि उन लोगों ने क्या क्या किया था, किस तरह बौद्ध मोनेस्ट्रीज तोड़ी गई, किस तरह बिहार का नाश किया गया, किस तरह बौद्धों की हत्याएं की गई, किस तरह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ थी, जहां पर तिब्बत से, चाइना से लोग पढ़ने आते थे, उनमें आग लगा दी गई। और उन सबका रीज़न सिर्फ एक कि काफिरों को कन्वर्ट करना है अपने रिलीजन में, नंबर 1। नंबर 2 कि पूरी तरह से इस देश पर राज करना है। इसके पीछे कोई और लॉजिक नहीं था, सिर्फ इसलिए उसने वहाँ पर पूरा का पूरा इन्वेजन किया और इतनी सारी पूरी की पूरी हत्याएं की। उसके बाद जो सेटलमेंट्स होते गए, वो सेटलमेंट्स आपस में लड़ते रहे, बहुत सारे बौद्ध हिंदू बाद में भी कन्वर्ट होते रहे। तो इस तरह का पूरा एक इतिहास उस एरिए का है। और आज बंगाल की जो हालत है, असम की जो हालत है, हम देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर कटुता फैलती जा रही है। तो वो सब कुछ नहीं होता यदि ये बख्तियार खिलजी अपने इस तरह के मंसूबे ना पालता, जिन 2 गांवों में उसे रहने के लिए दिया गया था, उन 2 गांवों में शांति से रहता और वहाँ की प्रजा के साथ अच्छे से रहता, तो ये सारा कुछ ना होता। तो दोस्तों ये है इतिहास असम का, बंगाल का, बख्तियार खिलजी का और राजा पृथु का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इतिहास हम सभी से छुपाया गया है वो है राजा पृथु का। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग राजा पृथु के बारे में एक बार अवश्य पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा राजा पृथु के बारे में लिखें और लोगों को बताएं, ताकि असम का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के हिस्सों तक पहुँचे। क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ नॉर्थ इंडिया के वेलर की कहानियाँ पढ़ते हैं, साउथ इंडिया के वेलर की कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राजाओं ने भी किस तरह इस्लामिक इन्वेजन्स को रोका है, किस तरह बहादुरी से वो लड़े हैं, किस तरह उन्होंने उनको बाहर किया है, वो इतिहास भी सारे भारत को जानना ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो राजा पृथु के विषय में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।